बच्चों, कक्षा 11 की जीव विज्ञान की इस कक्षा में मैं पवन कुमार, प्रवक्ता पंडित देवकृष्ण इंटर कॉलेज सगवर उन्नाव आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम लोग पादपों में श्वसन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, इस अध्याय को हमने 2 भागों में विभाजित किया है, जिसके प्रथम भाग का अध्ययन हम लोग आज करेंगे। बच्चों, आप लोग सब लोग जानते हैं कि प्रत्येक जीव को जीने के लिए कुछ प्रमुख क्रियाएं करनी होती हैं और वो निरंतर उन क्रियाओं को करता है, जिसमें से जो श्वसन की क्रिया होती है वो अति आवश्यक क्रिया होती है। इस क्रिया के अंतर्गत प्रत्येक जीव ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में मुक्त करता है। बच्चों, आज हम इसी क्रिया को पादपों में किस प्रकार से होती है इसके विषय में जानेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे इस श्वसन अध्याय के भाग 1 के शिक्षण बिंदु कौन कौन से हैं। बच्चों, इस अध्याय में हम लोग जानेंगे कि श्वसन क्या है, इसके बाद श्वसन क्रिया कितने प्रकार की होती है इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पौधे श्वसन कैसे करते हैं इसको देखेंगे। कोशिकीय श्वसन की क्रियाविधि क्या होती है, इसके अंतर्गत हम लोग पौधों में होने वाली ग्लाइकोलिसिस क्रिया के विषय में जानेंगे। पायरुविक अम्ल का ऑक्सी विघटन किस प्रकार से होता है इसको भी हम लोग इसी भाग के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। पायरुविक अम्ल का अनाक्सीय विघटन किस प्रकार से होता है इस भाग को भी हम लोग इसी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इसी के साथ साथ इस अध्याय में हम लोग अनाक्सीय श्वसन या किण्वन की क्रिया किस प्रकार से होती है इसके विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके जो श्वसन का जो शेष भाग होगा, जिसमें क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र आदि जो क्रियाएं हैं, उसको हम लोग इस अध्याय के जो भाग 2 के अंतर्गत उसका अध्ययन प्राप्त करेंगे। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि श्वसन की क्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है। बच्चों, श्वसन एक अपचयी क्रिया है जो इसके अंतर्गत पौधों में विभिन्न प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है और इस क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड व जल निकलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जिसे इस रिएक्शन में हम लोगों ने इस क्रियाविधि में दिखाया गया है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका विघटन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, H2O मुक्त हो रहा है, प्लस बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो श्वसन क्रिया के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करना ही प्रमुख उद्देश्य होता है। इसका एक प्रमुख जो श्वसन का हमारा उद्देश्य है वो है ऊर्जा प्राप्त करना, कार्बनिक पदार्थों के जारण से ऊर्जा की प्राप्ति। बच्चों, इस श्वसन की क्रिया में क्या केवल कार्बोहाइड्रेट का ही प्रयोग किया जाता है? नहीं। श्वसन की क्रिया के लिए हमारे शरीर के द्वारा या पौधे के शरीर के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों का जारण होता है। इसमें सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण पदार्थ होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ हम लोग प्रोटीन का और वसा आदि का भी जारण करते हैं और इसके जारण के द्वारा भी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिनके अपचयन से सजीव कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है, उन्हें हम लोग सबस्ट्रेट के नाम से या क्रियाधार के नाम से जानते हैं और ऐसे तत्वों को श्वसन क्रियाधार या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स कहा जाता है। यह ग्लूकोज के अलावा अन्य जटिल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स व वसा हो सकते हैं। बच्चों, श्वसन कितने प्रकार का होता है आइए देखते हैं। श्वसन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऑक्सी श्वसन और दूसरा होता है अनाक्सीय श्वसन। ऑक्सी श्वसन जैसा नाम से ही हमको पता चल रहा है कि ऐसी क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है ऑक्सी श्वसन कहलाती है। अनॉक्सी श्वसन जो दूसरे नंबर पर क्रिया है, जैसे पता उसके नाम से ही परिलक्षित होता है कि ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऐसी क्रिया संपन्न हो उसे हम अनॉक्सीय श्वसन के नाम से जानते हैं। अनॉक्सीय श्वसन की क्रिया मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है। इसका विस्तृत वर्णन हम लोग आगे करेंगे। जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो इसे ऑक्सीय श्वसन कहते हैं। इस क्रिया में खाद्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसा इस रिएक्शन में दिखाया गया है, ग्लूकोज के ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका विघटन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो CO2 H2O प्राप्त हो रही है और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो रही है। जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो उसे अनाक्सीय श्वसन कहते हैं और इस प्रकार श्वसन करने वाले जीव अनाक्सीय जीव कहलाते हैं।
इस क्रिया में ग्लूकोज का जब विघटन होता है तो उसमें अल्कोहल का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे एथिल अल्कोहल दिखाया गया है और CO2 मुक्त हो रही है, किंतु इसमें जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो बहुत सूक्ष्म होती है। पहली रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन थी उसमें 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है और उसमें मात्र 28 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑक्सीडेशन में अनऑक्सीडेशन की तुलना में कितनी अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। जीवाणुओं, कवकों व अंकुरित होते हुए जो बीज होते हैं, कुछ फल के जो बीज होते हैं उसमें अनऑक्सीडेशन होता है। बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, क्या जंतुओं की भांति पौधे भी सांस लेते हैं? यदि सांस लेते हैं तो पौधों के अंदर ऐसे कौन से अंग होते हैं जिनके द्वारा वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जंतुओं में तो अलग अलग अंग होते हैं। जैसे मनुष्यों में हम लोगों की नाक होती है, मेढकों में मेढक की बात करते हैं तो उसमें अन्य अंग है, मछलियों में जो है उनके गिल्स होते हैं। तो इस प्रकार से अन्य अलग अलग जीवों में ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए अलग अलग प्रकार के अंग पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के उनके अंदर अंग होते हैं, किंतु पौधों में ऐसा कौन से भाग होते हैं जिनके द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है? इस प्रश्न का उत्तर ये होता है कि हाँ, पादप भी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। पादपों में श्वसन हेतु विशेष अंग तो नहीं होते हैं, किंतु पादपों में इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कुछ पत्तियों में जो पत्तियां होती हैं उसमें रंध्र व तने पर वात रंध्र पाए जाते हैं। अर्थात रंध्र और वात रंध्र जो छिद्र होते हैं इनके द्वारा ये ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। पौधों में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन दर बहुत धीमी होती है, किंतु प्रकाश संश्लेषण की दर काफ़ी अधिक होती है। यही कारण है कि जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जितनी वो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं पौधे, उस सभी ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि बहुत अपने लिए सूक्ष्म मात्रा में प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें श्वसन दर बहुत धीमी होती है और जो बहुत अधिक मात्रा में जो ऑक्सीजन होती है वो जंतुओं के श्वसन के लिए उसको वातावरण में मुक्त करते हैं। कभी कभी ये बात उठती है कि अगर पौधे भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो जंतु भी ग्रहण करते हैं तो फिर ये जो है ऑक्सीजन का बैलेंस कैसे बना रहता है, इसकी साम्यावस्था कैसे बनी रहती है? तो इसका कारण यही है कि जंतुओं में श्वसन दर काफ़ी अधिक है, किंतु पौधों में श्वसन दर काफ़ी कम होती है। तुलनात्मक दृष्टि से उनमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो ऊर्जा ऑक्सीजन उत्पन्न करने की जो दर होती है काफ़ी अधिक होती है, अतः ये साम्यावस्था बनी रहती है। पौधे का प्रत्येक भाग ऐसी आदान प्रदान हेतु आवश्यकता का ध्यान रखता है। अगला बिंदु हमारा है, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा निकली ऑक्सीजन गैस का प्रयोग भी अपनी श्वसन क्रिया हेतु करते हैं। बच्चों, देखते हैं कि श्वसन क्रिया में गैसों का विनिमय कैसे होता है। श्वसन क्रिया में जो पौधे होता है ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 मुक्त करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत अधिक मात्रा में CO2 का उपयोग कर लेते हैं, अर्थात जो जंतुओं के द्वारा भी जो CO2 मुक्त की जाती है और जो पौधे मुक्त करते हैं उस सबका एक साथ वो ग्रहण कर सकते हैं। काफ़ी मात्रा में, अधिक मात्रा में वो CO2 का उपयोग करते हैं, जिसकी कुछ मात्रा में जो पूर्ति होता है श्वसन के द्वारा निकली हुई CO2 के द्वारा भी हो जाती है तथा शेष वायुमंडल से कर ली जाती है। इस क्रिया के फलस्वरूप बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। इस चित्र में यहाँ पे दिखाया गया है क्या है कि जो श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन जो होता है, जो पौधे होते हैं इसको ग्रहण कर रहे हैं और CO2 मुक्त कर रहे हैं, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा दिखाया गया है कि वो CO2 को ग्रहण कर रहे हैं और ऑक्सीजन को मुक्त कर रहे हैं। ये चीज़ इस चित्र के द्वारा यहाँ पर दिखाई गई है। ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का प्रयोग पौधे के द्वारा श्वसन क्रिया में कर लिया जाता है तथा शेष भाग वायुमंडल में मुक्त कर दिया जाता है। महत्वपूर्ण बात है कि कुछ मात्रा का प्रयोग तो पौधों के द्वारा किया जाता है, शेष जो क्या होता है वो मुक्त कर दिया जाता है। जैसे चित्र में यहाँ पे दिखाया गया, आप लोग ध्यान से देखेंगे कि जब CO2 ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन निकलती है, कुछ बहुत ऑक्सीजन का उपयोग ये रेस्पिरेशन के लिए कर रहे हैं, इस दूसरे चित्र में दिखा रहे हैं, और बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जो होती है वो बाहर निकल रही है। किंतु इस चित्र में जब यहाँ पहला चित्र देखते हैं तो ये जो पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं इसके लिए, और फिर CO2 यहाँ पर मुक्त कर रहे होते हैं। आगे देखते हैं कोशिकीय श्वसन की क्रियाविधि क्या होती है। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जो श्वसन की क्रिया होती है, जैसे हम लोग जंतुओं की जब बात करते हैं तो श्वसन की क्रिया के कई चरण होते हैं। उसमें हम लोग सामान्य रूप से जानते हैं कि हम लोग अपनी नाक के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर मुक्त करते हैं। फिर इस ऑक्सीजन का फेफड़ों तक प्रवाह होता है और फेफड़ों से फिर ये जो ऑक्सीजन होती है
इसका विनिमय होता है हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक, CO2 और जो है कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। तो इस प्रकार से ये कई चरणों में संपन्न होती है, जिसमें प्रथम चरण होता है श्वासोच्छ्वास, नाक के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करना। यह क्रिया ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास कहलाती है। फिर जब फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो उसका फेफड़े के अंदर जो गैसों का विनिमय होता है, गैसों के विनिमय के बाद फिर कोशिकीय श्वसन की क्रिया, जो विभिन्न पौधे, जो हमारे जंतु शरीर हो चाहे पौधे के शरीर हो, उसकी विभिन्न कोशिकाओं के अंदर क्रिया संपन्न होती है, जिसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और जो कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है, इसको ही वास्तविक श्वसन माना जाता है। और इस श्वसन क्रिया के अंतर्गत ही जो कार्बोहाइड्रेट होता है या कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनका ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। यह क्रिया मुख्य रूप से कोशिका के अंदर होती है। आगे देखते हैं, श्वसन की वह क्रिया जो सजीवों की कोशिकाओं के अंदर संपन्न होती है, कोशिकीय श्वसन कहलाती है। यह क्रिया कोशिकाओं में ग्लूकोज कार्बनिक पदार्थ के विघटन से प्रारंभ होती है तथा निम्न पदों में पूरी होती है। ये कौन कौन से पद हैं? नंबर 1 ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण, क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र या परिवहन तंत्र तथा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये चरण हैं जिनके अंतर्गत कोशिकीय श्वसन की क्रिया पूरी होती है। आइए इसका जो पहला चरण है हम लोग देखते हैं, ग्लाइकोलिसिस। क्या होता है ग्लाइकोलिसिस? यह क्रिया सजीव कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में संपन्न होने वाली क्रिया होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का प्रत्येक अणु क्रमबद्ध रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विघटित होता है और पायरुविक अम्ल के 2 अणु का उत्पादन होता है। यह जो क्रिया होती है ये 10 चरण में संपन्न होती है। इस क्रिया के लिए मुख्य रूप से आपको बताएं कि ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती है। इस क्रिया में जो पहला चरण होता है, इसमें जो ग्लूकोज होता है ATP से क्रिया करता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण करता है। इसमें ADP मुक्त होती है और इसे हम लोग ग्लूकोज का प्रथम फास्फोरिलीकरण कहते हैं। दूसरा चरण ग्लूकोज 6 फॉस्फेट समावयवीकरण आइसोमेराइजेशन द्वारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमेराइजेशन होता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का अणु ATP से क्रिया करता है और फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनाता है। इसे द्वितीय फॉस्फोरिलेशन के नाम से जानते हैं। इसमें इस चित्र में हम लोगों ने इस दिखाया है कि ग्लूकोज से किस प्रकार से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमेराइजेशन हो रहा है और ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ये एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में परिवर्तित होता है। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में भी इसका समावयवीकरण होता है और जो ये होता है ये 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में परिवर्तित होता है। इसके शेष भाग को हमने दूसरे चित्र में ऊपर से दिखाया हुआ है कि 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तित होता है। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल फॉस्फोग्लाइसिलिक अम्ल काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल फॉस्फोग्लिसरोम्यूटाइज एंजाइम की उपस्थिति में 2 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तित होता है, जो कि एनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 फॉस्फेनॉल पायरुविक अम्ल का निर्माण करता है और जो पायरुविक अम्ल काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल का निर्माण करता है या पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है। इस प्रकार से ग्लूकोज के विघटन से पायरुविक अम्ल प्राप्त होता है। ग्लूकोज के एक अणु के विघटन से पायरुविक अम्ल के 2 अणु प्राप्त होते हैं। इस क्रिया के 3 चरणों का हमने अध्ययन कर लिया था। आगे से चौथे चरण का देख लेते हैं। जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का विदलन होता है और 3 कार्बन वाले 2 यौगिक 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड PAGL या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का निर्माण होता है। 5वें चरण में 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉस्फोरिलीकरण होता है, अर्थात यह फॉस्फोरिक अम्ल से क्रिया करके 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनाता है।
छठे चरण में क्या होता है, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का डिहाइड्रोजनीकरण हो जाता है और 2 हाइड्रोजन परमाणु मुक्त होते हैं तथा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होता है। सातवें चरण में 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल से एक फॉस्फेट निकलकर एडीपी के साथ संयुक्त हो जाता है और एडीपी एटीपी में परिवर्तित हो जाता है। इसे प्रथम एटीपी का जन्म कहते हैं। हमारा जो 8वां चरण है इसमें देखते हैं कि जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल होता है वो समावयवीकरण क्रिया के द्वारा फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण करता है। जो 9वां चरण है इसमें क्या होता है, 2 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्जलीकरण होता है और जल के अणु, 2 जो अणु होते हैं, जल के 2 अणु बाहर निकल जाते हैं, 2 फॉस्फेनॉल पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। जो अंतिम चरण हमारा है 10वां ग्लाइकोलिसिस का, इसमें 2 फॉस्फेनॉल पायरुविक अम्ल से एक फॉस्फेट समूह बाहर निकल जाता है जिसके फलस्वरूप पायरुविक अम्ल का निर्माण हो जाता है और इस क्रिया को द्वितीय एटीपी का जन्म भी कहते हैं, अर्थात यहाँ पर एक और एटीपी की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण हो रहा है या होता है। बच्चों, इस ग्लाइकोलिसिस क्रिया का हम लोग यहाँ पर सारांश देख लेते हैं। संक्षिप्त रूप में ग्लाइकोलिसिस में क्या क्या होता है एक नज़र में। इस क्रिया में ग्लूकोज के प्रत्येक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरा हमारा बिंदु है, यह क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। यह क्रिया पूरी तरह से अनॉक्सी होती है, अर्थात इस क्रिया में ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हमने पूर्व में आपको इसके बारे में बताया था। यह क्रिया ऑक्सीशोषण व अनॉक्सीशोषण दोनों में समान रूप से पाई जाती है। ग्लाइकोलिसिस की संपूर्ण क्रिया में 2 एटीपी अणु प्रयुक्त होते हैं। ग्लाइकोलिसिस की संपूर्ण क्रिया में 4 एटीपी शुद्ध अणु तथा 2 अणु NAD/2H के प्राप्त होते हैं, जो कि 6 एटीपी के बराबर होते हैं और इस प्रकार से 4 एटीपी प्लस 6 एटीपी बराबर कुल 10 एटीपी की प्राप्ति होती है। इस संपूर्ण क्रिया में शुद्ध लाभ 8 एटीपी अणुओं का होता है, क्योंकि जो 2 एटीपी होते हैं वो इस क्रिया में के हेतु प्रयुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से जब कुल प्राप्ति 10 एटीपी की है और उससे 2 एटीपी अणु प्रयुक्त हो जाते हैं तो जो हमारा शुद्ध लाभ होता है वो 8 एटीपी अणुओं का होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के दौरान हमें 8 एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। आइए अब इसके आगे देखते हैं बच्चों कि जो कोशिकीय श्वसन है, इसका जो क्रियाविधि है, इसका संक्षिप्त जो रेखाचित्र है क्या है। इसमें जो ग्लूकोज है आप देख रहे हैं कि यह किस प्रकार से ग्लूकोज का ये ग्लाइकोलिसिस की क्रिया है जो एरोबिक और एनरोबिक अर्थात ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन दोनों में समान रूप से पाई जाती है और ये पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो पायरुविक अम्ल होता है, अगर ये अनॉक्सी श्वसन में प्रवेश करता है तो अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया होती है। यदि ये पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडित होता है तो उसमें ऑक्सीडेशन की क्रिया शुरुआत होती है और इस प्रकार से इस क्रिया में CO2H2O और एनर्जी की प्राप्ति होती है और यह क्रिया क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के द्वारा संपन्न होती है। पायरुविक अम्ल का विघटन किस प्रकार से होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। बच्चों, किसी भी जीव में जो पायरुविक अम्ल होता है वह उसका जो विघटन होता है वह 2 प्रकार से हो सकता है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल का विघटन होता है तो इसे हम इससे ऑक्सीडेशन की क्रिया आगे बढ़ती है जो कि क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के द्वारा संपन्न होती है। और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल का विघटन होता है तो अनॉक्सीडेशन या किण्वन की क्रिया आगे बढ़ती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है तो ये कैसे होता है, ये देखते हैं कि साइटोसोल में उत्पन्न हुआ पायरुविक अम्ल के दोनों अणु माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में यह दोनों NAD तथा कोएंजाइम A के साथ संयुक्त हो जाते हैं और एसिटल कोएंजाइम A का निर्माण करते हैं। 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के भी मुक्त होते हैं। इस चित्र में हमने पायरुविक अम्ल के ऑक्सी विघटन को दिखाया है। इस क्रिया के द्वारा इसकी दिखाई, जैसे यहाँ पे इसमें मुख्य रूप से जो पायरुविक अम्ल है इसका ऑक्सी विघटन हो रहा है और एसिटिल कोएंजाइम के रूप में ये परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पर प्रोटीन और वसा को भी दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि जो खाली जो ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस होती है तो उससे पायरुविक अम्ल बनता है, तो केवल ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज से ही
श्वसन की क्रिया आगे बढ़ती है। जैसे हमने श्वसन सबस्ट्रेट श्वसन क्रियाधारों के रूप में बताया था कि प्रोटीन और वसा का भी प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पे प्रोटीन और वसा को भी उस प्रकार से दिखाया गया है। और ये जो है प्रोटीन का एमिनो अम्ल और ग्लाइसिन के रूप में परिवर्तित होकर ये एसिटिल कोएंजाइम के रूप में आगे क्रेब्स चक्र की क्रिया को बढ़ाते हैं। वसा का भी जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण होता है। इस प्रकार जो पायरुविक अम्ल का पायरुविक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये एसिटिल कोएंजाइम के रूप में परिवर्तित होता है। ठीक, तो इस चित्र के बाद हम लोग देखते हैं कि पायरुविक अम्ल का अनाक्सीय विघटन किस प्रकार से होता है। ऑक्सीजन के अभाव में या कुछ विशेष परिस्थितियों में अनॉक्सीडेशन होता है। इस क्रिया में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में बने पायरुविक अम्ल मुख्यतः दो प्रकार की क्रियाओं में भाग लेते हैं। नंबर एक एथिल अल्कोहल का निर्माण और दूसरा लैक्टिक अम्ल का निर्माण। जो एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है या ईस्ट व कुछ अन्य पादप कोशिकाएं के द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, जो कि दो चरणों में संपन्न होता है। नंबर एक पायरुविक अम्ल के कार्बोक्सिलीकरण के एस्टर एस्टल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस रिएक्शन में दिखाया गया है कि पायरुविक अम्ल से किस प्रकार से एस्टल्डिहाइड बन रहा है, तथा दूसरी रिएक्शन में एस्टल्डिहाइड ग्लाइकोलिसिस में बने NAD/2H की उपस्थिति में अपचयित होकर अल्कोहल का निर्माण करता है। इस रिएक्शन में दूसरी रिएक्शन में इसको दिखाया गया है। दूसरा जो हमारा है लैक्टिक अम्ल का निर्माण, अनॉक्सीडेशन में जो दूसरा भाग था, पायरुविक अम्ल कुछ लैक्टिक अम्ल जीवाणु जैसे लैक्टोबैसिलस के द्वारा लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। पायरुविक अम्ल NAD/2H की उपस्थिति में, लैक्टिक अम्ल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ग्लूकोज अणु के विघटन से 2 अल्कोहल तथा 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं तथा दो ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। इस क्रिया को किण्वन भी कहते हैं। किण्वन के द्वारा कुछ अन्य पदार्थ भी बनते हैं, जैसे जब एस्टोबैक्टर जीवाणु के द्वारा एस्टिक अम्ल बनता है, बैसिलस व क्लॉस्ट्रीडियम जीवाणु के द्वारा ब्यूटारिक अम्ल आदि का निर्माण होता है। अब अनॉक्सीडेशन की क्रिया के हम लोग प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। अनॉक्सीडेशन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। यह ग्लूकोज, अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में निम्नीकृत होता है। यह जीवाणुओं और कवकों की कोशिकाओं में पाया जाता है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इस क्रिया के दौरान 2 ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। इस किण्वन क्रिया के जो प्रमुख बिंदु हैं क्या हैं? यह क्रिया अनाक्षी श्वसन के समान होती है, किंतु इसमें कुछ भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि किण्वन की क्रिया कोशिकाओं के बाहर संपन्न होती है। इस क्रिया में सारी ऊर्जा जो होती है वह ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। ATP का निर्माण इस क्रिया में नहीं होता है। बच्चों, आज की जो ये अध्याय है इसमें कि जो हमारा जो गृह कार्य है, आइए इसको देख लेते हैं कि बच्चों ये जो श्वसन की क्रिया हमने पढ़ा, इसमें हमने ग्लाइकोलिसिस के बारे में जाना। ग्लाइकोलिसिस में हमने ये जाना कि यह जो क्रिया होती है ये एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया है जो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। और इस क्रिया के द्वारा जो पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है इसका उपयोग ऑक्सी विधि और अनाक्सीय विधि दोनों तरीके से, अर्थात इसका प्रयोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दोनों प्रकार की क्रियाओं में इसका उपयोग किया जा सकता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब क्रिया होती है तो ऑक्सीडेशन होता है और उसमें जो होती है कोशिकीय श्वसन की क्रिया बढ़ती है। और जब जीवाणुओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्रिया संपन्न होती है, मुख्य रूप से जीवाणुओं में होती है, तो इससे अल्कोहल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हम लोगों ने ये देखा कि श्वसन की क्रिया में केवल ग्लूकोज का ही ऑक्सीकरण नहीं होता है, बल्कि इसके साथ साथ वसा और प्रोटीन का भी ऑक्सीकरण हो सकता है, जिन्हें हम लोग श्वसन क्रियाधारों के नाम से जानते हैं। हम लोग अब आज की इस जो अध्याय का हमारा जो गृह कार्य होगा, इसके अंत में हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को अब क्या करना है। बच्चों, आपको देखना है घर में कि श्वसन क्या है, विभिन्न प्रकार के पौधों में श्वसन किस प्रकार होता है, इसका आपको अध्ययन करना है और संक्षिप्त विवरण देना है। श्वसन के विषय में आपको इतने जान के जीवाणुओं, दूसरा जो प्रश्न हमारा होगा कि जीवाणुओं व कवकों में किस प्रकार का श्वसन पाया जाता है। आपको ध्यान देने योग्य बात है कि ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक प्रकार से जीवाणु जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का श्वसन होता है इसके विषय में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। तीसरे क्वेश्चन के रूप में प्रश्न आपका जो है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है, इस क्रिया के द्वारा कितने ATP का शुद्ध लाभ होता है। हालांकि हमने आपको बता दिया है, फिर आपको बता देते हैं, इसको ध्यान से करिएगा। इसमें अंतिम उत्पाद क्या होता है? पायरुविक अम्ल होता है। और इस क्रिया में ATP का शुद्ध लाभ कितना होता है? 10 ATP उत्पन्न होते हैं, 2 ATP उपयोग कर लिए जाते हैं और शुद्ध लाभ 8 ATP अणुओं का होता है। इसको आप लोग अपनी भाषा में विस्तृत रूप से लिखिएगा। एक हमारा जो अगला प्रश्न है, क्या
ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया होती है यूकेरियोटिक कोशिका में भी पाई जाती है? क्या ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया यूकेरियोटिक कोशिका में भी पाई जाती है? यदि हाँ, तो यह उच्च वर्ग के पादपों से कुछ भिन्न प्रकार का होता है। कैसे? इसको आप लोग देखिएगा और अध्ययन करके इसको लिखिए। हमारा अगला प्रश्न है, अनाक्सीय श्वसन व किण्वन में पाई जाने वाली प्रमुख समानताओं व विभिन्नताओं के बारे में बताइए। अनाक्सीय श्वसन व किण्वन में, अनाक्सीय श्वसन और किण्वन में पाई जाने वाली प्रमुख समानताओं और विभिन्नताओं के विषय में ये ध्यान दीजिएगा। हमने 2 बार इसको कहा है क्योंकि अनाक्सीय श्वसन और किण्वन को सामान्य रूप से हम एक ही मानते हैं। दोनों क्रियाएं ऐसी होती हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती हैं, फिर भी इसमें कुछ तो समानता होती है और कुछ विभिन्नता होती है, कुछ सूक्ष्म अंतर पाए जाते हैं। उन सूक्ष्म अंतरों को आपको लिखना है इसमें, इसलिए मैंने इसको 2 बार रिपीट किया है कि इसको आप ऑक्सी मत समझिए, इसको ये अनॉक्सी है और किण्वन है, दोनों एक ही क्रिया है। क्या अंतर, सूक्ष्म अंतर है, उनको आपको अध्ययन करना है। जो हमारा अंतिम प्रश्न है, पौधों में श्वसन की क्रिया हेतु गैसों का विनिमय किस अंग के द्वारा होता है? जंतुओं में आप सब लोग जानते हैं, आज पौधों के विषय में भी आप लोगों ने जाना है कि पौधों में जो गैसों का विनिमय है किस अंग के द्वारा होता है, इसके विषय में आपको जानकारी देनी है। इस प्रकार से बच्चों, आज के इस श्वसन का जो अध्याय था, इसका जो प्रथम भाग था, इसमें आप लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस श्वसन की परिभाषा, ऑक्सीय श्वसन, अनाक्सीय श्वसन और उसका जो कोशिकीय श्वसन का जो प्रथम भाग हमारा ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोलाइसिस का पायरुविक अम्ल के रूप में परिवर्तन, इसके विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करी। जो अध्याय का जो हमारा भाग 2 होगा, उस भाग 2 के अंतर्गत हम लोग कोशिकीय श्वसन के जो शेष भाग रह गए हैं, जैसे क्रेब्स चक्र, पायरुविक अम्ल का क्रेब्स चक्र, जिसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि पायरुविक अम्ल का किस प्रकार से ऑक्सीजन की जिनकी उपस्थिति में विघटन होता है उसके विषय में जानेंगे, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के विषय में जानेंगे और अन्य कुछ प्रयोगों के विषय में भी जानेंगे, जिनसे हम लोग ये सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि ऑक्सी और अनाक्सीय श्वसन की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। धन्यवाद।